हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये इकोनॉमिक्स के लिए हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन सबको जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा इस सीरीज़ से। और बेसिकली जो अपना जो इस सीरीज़ को चलाने का जो पर्पज़ है ना, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। चाहे हम पॉलिटी पे बात करें, हिस्ट्री पे बात करें, इकोनॉमिक्स पे बात करें, बेसिकली हमारा मेन पर्पस तो जो है ना वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे मजबूत हो, है ना। मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, केवल इसी को ही अपन एग्जाम तक कैरी कर पाते हैं ना। बाकी तो फिर कहानियां हैं, है ना, जो उस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए हमें इस्तेमाल करनी होती है, कुछ शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे हमारा काम चल रहा है और उसी के तहत अपन ने ये जो है इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की है। और बेसिकली आज का जो लेक्चर प्लान है ना अपना, वो जो है आज जो है हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, है ना। देखो, जो लड़ाई अपन लड़ने वाले हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें कितने हथियार और किस तरीके के हथियार और किस लेवल पे जाके जो है किस फ्रंट पे जाके लड़ना है ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा टारगेट है ना वो है कि आज अपन सिलेबस पे अच्छे से डिस्कशन करें। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज अपन केवल सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। और आप जो है जितनी भी देर अपन को लगे, अगर आप अच्छे से एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ पाए ना, तो मैं यकीन मानो मेरा बहुत आसान हो जाएगी ये रणनीति, है ना। बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दो चीज़ें बहुत टफ पड़ती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। एक तो सीसेट वाला एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स में है, और एक इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो पीटी और मेंस दोनों में देखने को मिलती है। तो बेसिकली आज का जो पर्पस है ना वो यही है। अभी अपन डायरेक्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते थे, मेरे को कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, मैं तो पढ़ा देता। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो, उससे अच्छा है ना अपन पहले एक बार ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना। तो जो आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर प्लान में वो ये होगा, एक सेकंड में ये चेंज कर लेता हूँ। जो आज हमारा, एक मिनट, जो आज का हमारा लेक्चर प्लान है ना वो केवल ये सिलेबस डिस्कशन है। और एक बार ना अपन ओवरव्यू कर लेंगे ना, एक नज़र डाल लेंगे पूरे सिलेबस पे कि कैसे कैसे हम जो है चलने वाले हैं। और एक एक टॉपिक में हल्की हल्की सी छलांग लगा के अंदर तक देख लेंगे कि यार बेसिकली इनमें है क्या, है ना। फिर कल से अपन जो मूलभूत अवधारणा वाला टॉपिक है ना, उसमें क्या करेंगे, जो सेकंड टॉपिक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मूलभूत अवधारणा, इससे अपन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस डिस्कशन अपन आज कर लेंगे। और मूलभूत अवधारणा में क्या होगा कि मान लो ये पूरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इस इकोनॉमिक्स का जो बेस है ना, इस बेस को अपन 2-3 वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स में जो भी फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं ना इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, वो हमारे आसान हो जाएंगे ना, हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। मेरे को उम्मीद आप समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो बेसिकली कल से हम मूलभूत अवधारणा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज इन डेप्थ में एक एक करके अपन थोड़ा डेप्थ में चलते हैं ना। इनमें एक बार छलांग लगा के अंदर तक देख के आते हैं कि क्या क्या है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं सीरीज को। देखो, बोझ लेके ना कुछ भी नहीं होता है जीवन में, है ना। हमने डिसीजन ले लिया यूपीएससी का, तो आप एंजॉय करो, है ना। हर सब्जेक्ट को एंजॉय करो। हर सब्जेक्ट आपको एक आपके पंख बहुत मजबूत करके जाएगा इस तैयारी में। चाहे आप आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, या बहुत अच्छे वक्ता बने, चाहे प्रोफेसर बने, मेरा यकीन है कि आप बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी लाइफ में, है ना, बनोगे, है ना। निकल के आएगी आपकी बहुत शानदार पर्सनैलिटी। तो आप एंजॉय करो, है ना। आज इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को जीना है अपन को अच्छे से, उसके कॉन्सेप्चुलाइज करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, और फिर विजुलाइज करना है कि कैसे हमारे आसपास ये चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। तो आज अपन एक एक बार नज़र डालेंगे सब टॉपिक्स में। ये देखो आप, लगभग 30 से 31 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, और उनके सामने मैंने ये भी लिख दिया है कि कौन सा जो है पीटी के लिए है, कौन सा पीटी प्लस मेंस के लिए है, कौन सा केवल पीटी के लिए लेकिन कभी कभी मेंस में भी आ जाता है ना। ये जैसे आप यहाँ देखोगे जिनमें आगे पीटी लिखा हुआ है ना, ये पीटी का टॉपिक है, लेकिन मेंस में भी इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये भी पीटी का है, मेंस में पूछ लेते हैं। ये केवल पीटी का है ना। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो है पीटी में बहुत आते हैं। तो अपन ने एक ब्रीफ, जितना ज़रूरी था आपकी तैयारी के दौरान आपको बताने के लिए, उतना जो है मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए।
तो बेसिकली सिलेबस डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अपन मूलभूत अवधारणाओं पे बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पेन पेपर कॉपी जो भी है आपके सामने सब सामने रख दो, चाय कॉफी कुछ हो आपके पास तो वो आराम से पीते पीते केवल एक जो मैं आपको विजुलाइज कराने जा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। आप कुछ मत करो, रिलैक्स माइंड से इस चीज़ को सुनो, है ना। फिर अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि अपन आपको धीरे धीरे एक रोड मैप सामने आएगा कि यार अपन कैसे लेके जाने वाले हैं ना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ना इकोनॉमिक्स बहुत टफ पड़ता है। मेरा यकीन है कि आज के इस लेक्चर प्लान के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स में क्या है ना। और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे आप सोचोगे कि यार इकोनॉमिक्स इतनी आसान थी क्या, है ना। तो यकीन मानो, ठीक है। तो मूलभूत अवधारणाओं पे अपन पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब अपन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना तो अपन सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है ना। मेरे को उम्मीद है आप समझ पाए मेरी बात। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। अर्थशास्त्र क्या है, सबसे पहले अपन अर्थशास्त्र पे बात करेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, हम एडम स्मिथ को समझेंगे, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, मार्शल को समझेंगे, रॉबिन्स को समझेंगे। फिर आधुनिक संदर्भ में देखेंगे पॉल सैमुएल्सन ने क्या कहा है ना, क्योंकि इसकी मॉडर्न टाइम्स में जो आधुनिक परिभाषा है अर्थशास्त्र की वो पॉल सैमुएल्सन ने दी है ना। तो बेसिकली इन तीनों चारों लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है जिसके आधार पे हम समझेंगे भैया अर्थशास्त्र क्या है ना। पहले तो हम ये समझेंगे ना यार जो चीज में अपन इतना सर खपा रहे हैं, इतना टाइम देने वाले हैं, तो हमें पता तो हो कि अर्थशास्त्र क्या है ना। तो बेसिकली रफ आइडिया अपन लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि किस इंसान ने क्या कहा है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए हो। उसके बाद फिर अपन अर्थव्यवस्था में एंटर होंगे, है ना। अर्थव्यवस्था को समझेंगे, बेसिकली अर्थव्यवस्था होती क्या है ना। ध्यान देना, पहले हमने समझा अर्थशास्त्र क्या है, फिर हम समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो इन दोनों को समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली एक जो है वो एक जो है सैद्धांतिक पक्ष है ना, सिद्धांतों के तौर पे देखा जाता है अर्थशास्त्र को, और एक उन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक पक्ष है, वो अर्थव्यवस्था हो जाती है ना। तो बेसिकली रफ डिवीजन अपन इसमें समझेंगे, अच्छे से बात करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुलाइज मैनर में कि आप आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। और पहले अपन अर्थशास्त्र को समझेंगे, फिर अर्थव्यवस्था को समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है इस पे बात करेंगे, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था को समझेंगे तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, है ना। क्षेत्र होंगे ना अर्थव्यवस्था में, तभी तो अर्थव्यवस्था काम करेगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के कितने एजेंट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। अर्थव्यवस्था के 4 एजेंट होते हैं, है ना। 3 एजेंट होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, 3 एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उत्पादन के कारक क्या होते हैं, है ना। जब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है ना, जब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उससे रिलेटेड वो कौन से कारक है जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है ना। तो आपको पता चलेगा कि 4 कारक होते हैं, पूंजी, श्रमिक, भूमि और उद्यमी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, और उत्पादन के कारक होते हैं। तो उत्पादन के कारक पे जो लागत आती है वो कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ना, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, यानी फैक्टर्स पे जो कॉस्ट आई वो फैक्टर कॉस्ट हो गई, है ना। यानी उत्पादन के कारक पे जो लागत आई वो कारक लागत हो गई, है ना। आपने सुना होगा फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला। अपन अच्छे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, अपन मार्केट प्राइस को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कारण है कि हमारा जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, पहले अपन ये समझेंगे। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर होता है ये समझेंगे, और क्या कारण है कि हमारा अनौपचारिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से ज्यादा है ना। जब ये सारा समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि संगठित क्षेत्र ही औपचारिक क्षेत्र होता है और असंगठित क्षेत्र ही अनौपचारिक क्षेत्र होता है। हालांकि नीति आयोग ने थोड़ी सी परिभाषा देके इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। अभी नई परिभाषा जो आई है उस पर भी अपन बात करेंगे। और 65, 35, 13 और 85 का रूल क्या है ना, जो इन सब चीजों को आराम से समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है, उस पे अपन बात करेंगे। रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है ना, ऐसा कौन सा क्षेत्र है प्राथमिक द्वितीय तृतीय में से जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, ठीक है ना, उस पे बात करेंगे। और क्यों हमारा कृषि क्षेत्र सीधे छलांग लगा के जो है सेवा क्षेत्र में चला गया, है ना। यानी जो
हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, बेसिकली कृषि किसका पार्ट होगा, प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट होगा ना। अच्छे से समझेंगे अपन प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। बेसिकली होता तो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी है ना, तो उन पे भी अपन बात करेंगे। पंचम क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र में क्या अंतर है, और बेसिकली दोनों एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है, एक छोटा सा अंतर है जो इनको अलग कर देता है। अपन सब पे ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि हमारा कृषि क्षेत्र डायरेक्ट जो है, यानी प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्ट जो है वो तृतीय क्षेत्र में छलांग मार गया है ना, कृषि स्पेशली सीधे छलांग मार के सेवा क्षेत्र में पहुंच गई है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारा, उसका अच्छे से विकास नहीं हुआ है ना। इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी भी अपन इस दौर में देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली अपन कृषि का तो एक अलग से एनालिसिस लेके आऊंगा मैं कि कृषि में जो प्रचंड बेरोजगारी है उसका कारण क्या है ना। और जब हम कृषि पढ़ेंगे तो हम भारत के किसानों पर भी बात करेंगे कि भाई भारत में किसानों को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, किसान क्या होता है, खुद काश्त क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। इतना समझने के बाद इनका कृषि का मैं अलग से एक एनालिसिस लेके आऊंगा आपके सामने, है ना। तो कृषि में एक सबसे बड़ी चुनौती है जोतों का आकार छोटा होना और प्रचंड बेरोजगारी, है ना। बेसिकली रफ आइडिया आपको होगा प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, यानी जिस कृषि में जो है एक अतिरिक्त श्रमिक की जो उत्पादकता होती है ना वो शून्य हो जाती है ना। एक रफ आइडिया लो, मान लो 5 बीघा जमीन है, ठीक है, और 5 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, 5 बीघा जमीन में 5 लोग काम करेंगे तब भी प्रोडक्शन वही होगा, पैदावार तो वही होगी जो कि 2 लोग काम करेंगे, है ना। यानी ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि 3 लोग क्या हैं, प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं। भैया 5 बीघा जमीन तो प्रोडक्शन उतना ही देगी ना, ऐसा थोड़ी है कि उसमें 10 लोग लग जाएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन दे देगी, है ना। तो प्रचंड बेरोजगारी रोजगार के सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और रोजगार में जो कृषि में रोजगार जो है कम क्यों है, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी ज्यादा है ना, दबाव बहुत ज्यादा है, जमीन कम है लेकिन लोग ज्यादा लगे हुए हैं। अब लोग जो ज्यादा लगे हुए हैं तो वो अतिरिक्त श्रमिक की जो उत्पादकता है वो तो शून्य हो गई ना, उनका तो कोई सेंस ही नहीं निकला, है ना। तो रोजगार निर्भरता के लिए भारत सरकार क्या करना चाह रही है, किस क्षेत्र पे फोकस करना चाहिए, एक अलग से एनालिसिस अपन लेके आएंगे। लेकिन ये एनालिसिस आप जब समझ पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, है ना। अब मान लो अपन एनालिसिस लेके आगे, आपको यही नहीं पता फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, आपको यही नहीं पता मार्केट प्राइस क्या होता है ना। आपको नॉर्मल चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो इन सब पे अपन बात करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 2-3 लेक्चर्स के बाद ना आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे इकोनॉमिक्स को लेकर। हाँ यार ये तो अपने हाथ में है, ठीक है। तो इतना सब पढ़ने के बाद फिर अपन क्या देखेंगे, अपन अर्थव्यवस्था के प्रकार पे बात करेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये क्या होती है इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक नया शब्द जो इस बार पिछले कुछ टाइम से चर्चा में, और बेसिकली जो 24 वाला प्री है उसमें डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऑटार्की क्या होती है ना। बेसिकली रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे ऑटार्की शब्द बार बार न्यूज में था। बेसिकली जब अपन खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में बात करते हैं ना, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसका आयात और निर्यात जो है प्रतिबंधित नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसका आयात निर्यात प्रतिबंधित होता है। तो बेसिकली बंद अर्थव्यवस्था को ही एक सेंस में ऑटार्की कहा गया है। जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे यूक्रेन का क्या है, आयात निर्यात बहुत, है ना, बाधा आने लगी ना उसमें, तो वो ऑटार्की शब्द यूक्रेन के सेंस में सामने आया था ना। बेसिकली बंद अर्थव्यवस्था को लेके, तो उस पर भी अपन डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है, छायादार अर्थव्यवस्था क्या होती है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, इवन अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या होती है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अपन भारत का स्थान भी देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, जब भारत का स्थान पर अपन बात करेंगे भाई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान है, ठीक है। भारत को अपन कैसे आगे ले जा सकते हैं, भारत का विश्व में योगदान क्या है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सेंस में, और कैसे हम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं ना। अपन अच्छे से पढ़ेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है। अभी आप जो भी मैं समझाऊं ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को लेके ना स्ट्रेस में मत आना कि यार इतना कुछ पढ़ना है क्या। हाँ भाई इतना कुछ पढ़ना है, लेकिन यकीन मानो अपन ये सब समझेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो इस चीज़ को सुन के आपके अंदर और इंटरेस्ट जागना चाहिए कि यार इतना कुछ जानने को मिलेगा क्या, है ना। तो
अब हम क्या बात कर रहे थे कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को हम सर्कुलर इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। यानी अब हमारे जो PSLV और GSLV जो सैटेलाइट्स है ना, वो लॉन्च तो होंगे ही, लॉन्च मतलब वो अंतरिक्ष में तो जाएंगे ही, साथ में वो वापस भी आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बस सिंगल यूज उनका होगा, है ना, और वापस भी आएंगे। और ये सब चीजें किससे पॉसिबल है, ये सब चीजें सर्कुलर इकोनॉमी में ही पॉसिबल है ना, चक्रीय अर्थव्यवस्था में, ताकि हम उनका क्या है, उनका पुनर्उपयोग कर सकें, है ना। और बेसिकली एक और चीज आप देखोगे जब अपन इसका एनालिसिस करेंगे, हमारे GSLV और PSLV जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, वापस भी आएंगे, और इवन वहां से जो अंतरिक्ष का कचरा है ना उसको भी लेके आएंगे, और इसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। हमें जो जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनसे हमें जो है लीगल टेंडर मिलेगा इसका, और अपन को उसका पैसा भी मिलेगा, है ना। उसके बाद अपन बचत को समझेंगे, सेविंग क्या होती है, अर्थव्यवस्था में सेविंग क्या होती है, अर्थव्यवस्था में निवेश कैसे होता है, पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी निर्माण कैसे होता है, सकल पूंजी निर्माण और पूंजी निर्माण में क्या अंतर है, सकल पूंजी निर्माण क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस बेसिक उसमें समझ पाए होगा कि मूलभूत अवधारणा के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक अपन अगर पॉसिबल हुआ तो शायद कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 1-2 दिन में ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, और इस मूलभूत अवधारणाओं को क्लियर करके ही फिर अपन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में एंटर होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में अपन एंटर होंगे, राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझेंगे। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जिन फंडामेंटल्स पे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो अभी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, PT और मेंस दोनों के लिए समझ विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, वो PT और मेंस बेसिकली है तो PT का टॉपिक, लेकिन मेंस में भी उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अपन राष्ट्रीय आय पे बात करते हैं। बेसिकली आपने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, या फिर जिनका इकोनॉमिक्स रहा हो, या फिर जिनने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, तो उनने जब भी नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, या फिर आप भी इधर उधर से कहीं यूट्यूब पे आप देखोगे या टीचर्स देखोगे, तो सबसे पहले वो GDP पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। लिखो बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। अरे यार भैया, सकल घरेलू उत्पाद तो पढ़ना है, GDP तो पढ़ना है, लेकिन GDP पढ़ना क्यों है ये तो हमें पहले पता होना चाहिए ना भाई। GDP क्या है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि GDP क्यों है ना, इसकी आवश्यकता ही क्यों है। बेसिक तो हम ना, तभी तो हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला जो सिनेरियो है वो बनना स्टार्ट होता है, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारा दिमाग स्टार्ट करता है कि भैया GDP क्या है, से पहले यूँ बताओ कि GDP की जरूरत ही क्यों है, ठीक है, ताकि हमें कोई चीज़ रटना नहीं पड़े, ठीक है। GDP को हम समझेंगे, GNP को हम समझेंगे, NNP को हम समझेंगे, नेशनल इनकम को हम समझेंगे, इनमें अंतर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो 2015 में जो अभी GVA आया है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, GVA और GDP में क्या अंतर है, ठीक है, इन सबको अपन अच्छे से समझेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। पर कैपिटा इनकम पे अपन बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या है, और भारत में ये अपवर्जित क्यों रही है, समावेशी क्यों नहीं हो पाई है। अब आप इस चीज को समझना, अपवर्जित का मतलब क्या है। यानी अगर अपन ओवरऑल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत की अपन निकाला तो बहुत आएगी, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि पर कैपिटा इनकम का अर्थ क्या है, यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि प्रति व्यक्ति आय सबकी बराबर है ना, समावेशी तो नहीं आता है, ये अपवर्जित आता है ना। तो इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। इतना जब अपन समझ लेंगे, जब अपन ये सारी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, ठीक है, GDP, GNP, NNP, नेशनल इनकम, GVA, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये सारी चीजें समझने के बाद हम उस स्थिति में होंगे कि हम बात कर पाए समृद्धि क्या है, ठीक है, विकास क्या है, ठीक है, यानी ग्रोथ, समृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सतत विकास क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, समावेशी विकास क्या है, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। इनको अच्छे से समझेंगे हम और कैसे हम अमृत काल में इन सबको प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। सप्तऋषि वाला जो आपने कॉन्सेप्ट अभी करंट्स में सुना होगा, सप्तऋषि के द्वारा कैसे हम अमृत काल में, यानी 2022 से 2047 तक का जो हमारा टारगेट है, अमृत काल में सप्तऋषि के तहत हम कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्राप्त करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि सतत विकास हो, ठीक है, हम चाहते हैं विकास हो, ठीक है, ग्रोथ के साथ, है ना, जो समृद्धि है, समृद्धि के साथ विकास भी हो। एक बेसिक चीज आप इनमें समझो अंतर, हालांकि डेप्थ में अपन बात करेंगे। समृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है ना, यानी उसको
वो मात्रात्मक है। यानी उसको ऐसे समझो कि कोई नई सड़क बन गई, हॉस्पिटल बन गया, ठीक है, मॉल बन गया, है ना, तो ये मात्रात्मक है। लेकिन गुणात्मक कब होगी, यानी समृद्धि हुई है, विकास कब होगा, जब वहां के लोगों की लाइफ में एक एक नया चेंज होगा, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन उनकी लाइफ में होगा, उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस होंगे, है ना, वो अच्छी लाइफ जी पा रहे होंगे, है ना। पहले उनके बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास भी हो रहा है, समृद्धि तो हो ही रही है, विकास भी हो रहा है। ये एक बेसिक अंतर है ना। हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे इस पे ओवरऑल, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इतना समझने के बाद हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी कितने प्रकार से होती है ये समझेंगे। ऑब्वियस ही बात है, आपने अगर यूपीएससी की तैयारी करो, थोड़े भी आप सीरियस हो गए, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपने 2021 का क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा। अर्थव्यवस्था में वी आकार की जो रिकवरी हुई है उसको, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो हम समझेंगे अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में डब्ल्यू आकार की रिकवरी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में यू आकार की रिकवरी क्या होती है, ठीक है। इन सब पे अपन डेप्थ में बात करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अपना ओवरऑल, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने अभी देखा कि हम नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पीटी और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। बेसिकली है तो पीटी का टॉपिक, क्योंकि पीटी आगे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और इससे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि वी आकार की रिकवरी से भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस पूरी तैयारी के दौरान हम ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही चलेंगे, आप निश्चिंत रहो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, वो सब देख के और फिर आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट केवल वही होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और एग्जाम तक अपन उसको कैरी कर पाए, ठीक है। तो अब अपन तीसरे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं अंदर के, यार क्या है इसमें, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के मेरे भाइयों तैयार हो जाओ, ठीक है। तो अपन अब बात करेंगे मुद्रास्फीति पे। तो ये शब्द जब सुना तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या आया? आप अगर आप मेरे सामने हो तो मैं पूछता आपसे, तो बेसिकली आप इन्फ्लेशन से क्या समझते? चलो एक चीज और हिंदी मीडियम के सामने चुनौती होती है, वो ये होती है, अब इंग्लिश में तो फिर भी समझ आ रहा है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति में समझ नहीं आ रहा कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मतलब रुपये का मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक बात मैं आपको यहाँ बता के और बाकी अपन इसको डेप्थ में बात करेंगे। अभी अपन ये भी बताएंगे कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मुद्रास्फीति को आप रफली समझो, जब भी मुद्रा के मूल्य में कमी हो और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो, यानी समझ लो इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट आप ये लेके हमेशा चलना कि मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और वस्तु के मूल्य में जो ग्रोथ होगी। मान लो कि 10 रुपये में पहले जो है मान लो कि 4 पानी की बोतल आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब 10 रुपये में मान लो 2 आ रही है, यानी क्या हुआ है, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। तो अवमूल्यन और मूल्यह्रास ये क्या होता है ये भी अपन समझेंगे, ठीक है। अवमूल्यन अपने आप होता है कि मूल्यह्रास अपने आप होता है, ये भी अपन समझेंगे, ठीक है। रुपए का अवमूल्यन सरकार करती है, अगर बेसिकली मैं आपको रफ आइडिया दे दूं, और जो मूल्यह्रास होता है वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर अपने आप होता है, ठीक है। तो अपन ने अवमूल्यन कितनी बार कहा, आप बोलोगे यार अवमूल्यन क्यों करेगी सरकार, अपने ही पैसे की वैल्यू क्यों घटाई? भैया घटाई है, और एक बार नहीं 3 बार घटाई है, ठीक है। वो कब कब घटाई है, क्या सिचुएशन थी, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो आप। और अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है ये कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। एक रफ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की, तो आप हंसी मजाक में इस चीज़ को समझो, एक जोक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो निश्चिंत होके और रिलैक्स माइंड से इस चीज़ को समझना, तो आपको, मेरे को विश्वास है कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही समझ आया था, ठीक है। तो सुनना कि पहले जितने में मिल जाता था पलंग, अब उतने में सोने को चटाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाता था घी, अब उतने में चाटने को मलाई नहीं मिलती। और पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने को खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में हो जाती थी शादी या सगाई, अब उतने में देखने को लुगाई नहीं मिलती। खैर जॉक्स अपार्ट, मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए हो कि बेसिकली हम रुपए के जो है रुपए के मूल्य में कमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
अब इन्फ्लेशन क्या है ना, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम इन्फ्लेशन को समझेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन को समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी गणना कौन करता है, ठीक है। आपको पता होगा इसकी गणना एनएसओ करता है, ठीक है। तो एनएसओ कौन है, क्या है, ठीक है। मौसमी मंत्रालय के अधीन ही क्यों आता है, पहले सीएसओ क्यों करता था, 2019 में जो है विलय कर दिया गया, तो एनएसओ करता है, ठीक है। इसकी इन्फ्लेशन के कारण क्या है उन पे अपन बात करेंगे, है। तो आपको पता लगेगा कि मांग प्रेरित इन्फ्लेशन भी होता है और लागत जन्य इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है। यानी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों क्या है इन पे अपन बात करेंगे। प्राइस इंडेक्स को समझेंगे अपन सबसे पहले। प्राइस इंडेक्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार एक बात बताओ, इन्फ्लेशन को जब एनएसओ जो है कैलकुलेट कर रहा है तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट क्यों कर रहा है ना, कर रहा है इसलिए ताकि उसको पता लगे कि भाई इन्फ्लेशन है मतलब लोगों के लिए जो है चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से पता लगाएगा ना भाई, कहाँ से पता लगाएगा एनएसओ कि लोगों के लिए महंगी पड़ रही है, प्राइस इंडेक्स से ही पता लगाएगा ना। तो प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे अपन, प्राइस इंडेक्स में अपन होलसेलर प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे असर होगा तब ना पता लगेगा ना उनको कि भैया पहले आलू जो है इतने के मिल रहे थे, अब महंगे मिल रहे थे, लोग चिप्स नहीं खा पा रहे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ऐसे समझना अपन, पहले अपन इन्फ्लेशन के कारण वारण देख के उसके बाद अपन प्राइस इंडेक्स को समझेंगे, ठीक है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई को देखेंगे, इनमें क्या अंतर है इनको समझेंगे, ठीक है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की गणना कौन करता है, इनका आधार वर्ष क्या है, ठीक है। इसके प्रकार भी हैं क्या कुछ, इस पे भी अपन बात करेंगे। और भारत में सीपीआई आर प्लस यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन को ही प्रयोग में क्यों लिया जाता है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे जो है आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन को अपन ने 4+-2 में फिक्स किया था ना, जिसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या होता है फिर उस पर बात करेंगे। फिलिप्स वक्र क्या होता है, आपने नाम सुना होगा फिलिप्स वक्र, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र क्या होता है, इन्फ्लेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र क्या होता है, फिलिप्स वक्र को अपन समझेंगे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन पे इतनी बात करने के बाद अपन देखेंगे फिर इसको नियंत्रित कौन करता है ना, सरकार करती है, आरबीआई करती है। तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही नहीं करते हैं, तो फिर कौन करता है भैया, एमपीआई करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो एमपीआई पे अपन बात करेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे बात करने के बाद फिर आप देखोगे जब अपन एमपीसी पढ़ेंगे, एमपीसी पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि जो आरबीआई का एक्ट था 1934 वाला, उसमें सरकार ने संशोधन किया, ठीक है। और 55ZB जो है उसमें सेक्शन जोड़ के एमपीसी का उन्होंने गठन किया, ठीक है। एमपीआई बोल रहा था मैं, सॉरी, एमपीसी है वो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को समझेंगे, आप देखोगे आपको सब पता लगेगा इसमें कितने सदस्य होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, सरकार भी कुछ सदस्यों को इसमें भेजती है, आरबीआई के भी इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। इतना सब समझने के बाद फिर हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या पड़ता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब विभिन्न वर्ग से आप क्या समझे, जैसे निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पेंशन भोगी जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापारी वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा फॉरेक्स, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार के खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉन्ड धारक जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिबेंचर धारक जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, अच्छे से समझेंगे, रिलैक्स माइंड से, डोंट वरी, ठीक है। इन्फ्लेशन के प्रकार क्या है इन पे भी अपन बात करेंगे, जैसे चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन जिसको बोलते हैं, अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, अवस्फीति डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं, संस्फीति रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश भी अपन सीखते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही हिंदी में ही हो गया और वहाँ पता नहीं उन्होंने क्या शब्द ला दिया और फिर हम सोच रहे हैं यार इतना तो हमने ये शब्द तो कहीं सुना ही नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हिंदी शब्द हैं उनकी इंग्लिश भी जानते हुए चलेंगे, जो कठिन शब्द है ना, स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो हमें यही रणनीति अपनानी होती है ना। अब अभी आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ भैया मुद्रास्फीति को नापना है ना, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, आपके माइंड में पहला थॉट क्या है, थॉट ही नहीं आया होगा। अगर जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है वो तो सोचेंगे मुद्रास्फीति स्फीति है या मुद्रा है, मुद्रा में स्फीति हो रही है, शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा थॉट आ रहा होगा। और कोई बोलेगा यार इन्फ्लेशन हो रहा है यार, तो इन्फ्लेशन में तो फिर भी हाँ यार कुछ फ्लेशन टाइप लग रहा है ये ऐसे थॉट्स आते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए ना, आप हंसो मत इस चीज़ पे, ऐसा होता है, हमारे साथ तो होता था शुरू में तैयारी कर रहे थे तो, ठीक है। तो इन सब पे अपन बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा साफ कर दूं।
तो इन्फ्लेशन पे अपन ने बात करी, बेसिकली इन्फ्लेशन जो है पीटी का टॉपिक है ना। और अब अपन बात करेंगे सरकारी बजट पर, ये पीटी का टॉपिक है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला थॉट तो क्या आएगा है ना कि बजट होता क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ये आखिर सरकारी बजट क्या होता है, ठीक है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है ना, संविधान में बजट शब्द के प्रयोग की जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जो आर्टिकल मेरे ख्याल से 112 और 202 में है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, ठीक है। बजट कौन बनाता है, तो आपको पता लगेगा वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य संभाग बनाता है। वित्त मंत्रालय के 6 विभाग हैं, ठीक है, उनमें से एक आर्थिक कार्य संभाग है, ठीक है। उसके बाद हलवा उत्सव होता है, ये रफ आइडिया हलवा उत्सव का भी लेंगे। सीतारमण जी हलवा बनाती है, सबको परोसती हैं, ठीक है। तो हलवा उत्सव क्या है, फिर बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, और 2017-18 में जो उसमें 3 बदलाव किए गए हैं बजट के पास होने की जो प्रक्रिया है, बजट में जो 3 परिवर्तन किए गए हैं, वो 3 परिवर्तन क्या है, ठीक है। और बजट को धन विधेयक के रूप में क्यों पारित किया जाता है, ये समझेंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, धन विधेयक इज इक्वल टू आर्टिकल 110, ये याद रखो, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है, ठीक है। फिर बाकी पॉलिटी वाले उसमें पढ़ेंगे, जो उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो तो है ना, लेकिन रफ आइडिया यहाँ भी लेंगे जो हमारे टॉपिक से जुड़ेगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, ठीक है। ये रफ आइडिया लेने के बाद हम बात करेंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और प्रक्रिया में आपको पता लगेगा कटौती प्रस्ताव क्या होता है, अनुदान मांग क्या होती है, सांकेतिक कटौती क्या है, आर्थिक कटौती क्या है, और क्यों राष्ट्रपति बजट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति भाई बाध्य क्यों होगा, पहली बात तो बाध्य इसलिए होगा क्योंकि धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही तो पेश किया जाएगा ना, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद अपन बजट के संगठक पढ़ेंगे कि बजट के कौन कौन से संगठक होते हैं, ठीक है। इसमें अपन सरकार का खर्च देखेंगे, सरकार का कुल खर्च कितना है, कुल प्राप्ति कितनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट, ठीक है। और दोनों में एक एक दो चीजें और होती है। राजस्व बजट में आप देखोगे तो राजस्व प्राप्ति भी होती है और राजस्व खर्च भी होता है। ऐसी पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति भी होती है और पूंजीगत खर्च भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है अच्छे से अपन समझेंगे, ठीक है। और क्या कारण है कि राजस्व बजट का आधिक्य होना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है, जबकि पूंजीगत बजट का अगर आधिक्य हो रहा है यानी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और क्या कारण है कि सरकार जो है आज पूंजीगत खर्च जो है उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है। आपने कभी सुना होगा पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्यों सरकार पूंजीगत खर्च जो है उसको बढ़ाने पे ध्यान दे रही है, ठीक है। फिर हम बजट के प्रकार देखेंगे। बजट के 3 प्रकार होते हैं। संतुलित बजट क्या है, आधिक्य बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है, और क्या कारण है कि भारत सरकार का बजट हमेशा घाटे का ही होता है। इवन इस लाइन पे ही क्वेश्चन है 2015 और 2016 के पीटी में, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या कारण है कि भारत सरकार का बजट हमेशा घाटे का होता है, ठीक है। घाटा समझेंगे अपन, घाटे के प्रकार देखेंगे। राजस्व घाटा क्या होता है भाई, ये समझेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये समझेंगे। बजटीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, मौद्रिकृत घाटा क्या होता है ना। घाटा 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 घाटा, इतना घाटा सुन के आप सोचोगे यार जीवन ही घाटा हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपन बनाएंगे कि घाटे के प्रकार क्या है, ठीक है। और घाटे पढ़ने के बाद फिर हम समझेंगे एफआरबीएम कानून को कि एफआरबीएम कानून क्या है, क्यों सरकार राजकोषीय समेकन का पालन करना चाहती है। और 2016 में जो एनके सिंह समिति थी, एनके सिंह समिति का गठन हुआ था। एनके सिंह कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उन्होंने एफआरबीएम कानून में सुधार के लिए क्या क्या प्रस्ताव दिए। और एफआरबीएम कानून की सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान प्रासंगिकता ही क्यों है, ठीक है। इस पे अपन बात करेंगे। और कैसे अमृत काल में सरकार 2047 तक एफआरबीएम का पालन करना चाहती है। भाई साहब ऐसा क्यों है, हमारा जो राजकोषीय घाटा हो रहा है ना उसको कम करने के लिए, है ना। बिल्कुल डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे अपन। अभी तो आप ना रफ आइडिया लेते चलो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बजट के प्रकार पे कुछ बातें करेंगे, जैसे ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है, निष्पादन बजट क्या है, ग्राम बजट क्या होता है, पारंपरिक बजट क्या है, लैंगिक बजट क्या है। तब जाके हमारा बजट टॉपिक पूरा होगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, पीटी और मेंस दोनों को इंक्लूड करते हुए हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हमारे हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों कहीं से भी इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे नहीं हो तुम, यकीन मानो, बस तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली ये सरकारी बजट हमारा पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा,
मनी पढ़ेंगे भाई साहब अपन, मनी, है ना। मनी को तो आप सब जानते ही होंगे, बेसिकली ये पीटी का टॉपिक है। तो मनी पे अपन जब बात करेंगे तो सबसे पहले मुद्रा के प्रकार पे बात करेंगे, ठीक है, कि मुद्रा के प्रकार क्या हैं, ठीक है। कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं, मुलायम मुद्रा किसे कहते हैं, कड़ी मुद्रा क्या है, उष्ण मुद्रा क्या है। उष्ण मुद्रा मतलब हॉट मनी, ठीक है, हॉट मनी। एफपीआई में निवेश को जो है भारत में हॉट मनी माना जाता है, ठीक है। एफपीआई में जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश जो होता है ना, अपन पढ़ेंगे इसको, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। तो एफपीआई में जो निवेश आता है ना, वो हॉट मनी उसको बोलते हैं अपन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार वो निश्चित नहीं होता, कभी भी वो लोग, है ना, अपना वापस विड्रॉल कर लेते हैं, वहां से निकाल के कहीं और लगा दिया स्टॉक मार्केट में, है ना, तो उसको हॉट मनी बोला जाता है। क्या कारण है कि आरबीआई ने हाल ही में सीबीडीसी को लॉन्च किया है। सीबीडीसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी। इसके लाभ और नुकसान अपन पढ़ेंगे, और सीबीडीसी को आरबीआई ने रिटेल और होलसेल के रूप में लागू किया है, ठीक है, ये भी अपन देखेंगे। और ये कैसे क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्या सीबीडीसी जो रिटेल और होलसेल के लिए इन्होंने लागू किया है आरबीआई ने, क्रिप्टो करेंसी से कैसे ये अलग है, और क्यों क्रिप्टो करेंसी को आभासी मुद्रा कहा जाता है, ये अपन बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी पे भी अच्छे से डेप्थ में बात करेंगे, आपने नाम सुन रखा होगा क्रिप्टो करेंसी का। और भारत में क्रिप्टो करेंसी जो है, इसको वैध क्यों नहीं माना जाता है, लीगल टेंडर क्यों नहीं है इसका, है ना, इस पर भी अपन बात करेंगे। जब लीगल टेंडर पे बात करेंगे तो फिर अपन ये भी देखेंगे वैधानिक मुद्रा क्या होती है ना, लीगल टेंडर मनी क्या है ना, फिएट करेंसी क्या होती है, लेखा मुद्रा क्या होती है, अरे भैया मुद्रा गुणक क्या होता है, M0 जिसको बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, है ना। और आरबीआई को कैसे पता लगता है कि बाजार में तरलता कितनी है ना। तब ना आपने आरबीआई के कार्यों में पढ़ा होगा, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और ये वो और फलाना ढिकाना, ठीक है। तो बेसिकली आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का उपयोग कब करती है, तब वो देखती है कि बाजार में तरलता है तो बढ़ गई है या कम हो गई है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आरबीआई को बताता कौन है कि मार्केट में तरलता ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो तरलता पे बात करेंगे, तरलता को कैसे मापा जाता है, M0 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, अच्छे से अपन इस पे बात करेंगे। मुद्रा गणक की गणना कैसे की जाती है, M0 की गणना कैसे की जाती है, और ये M1 से कैसे संबंधित है, इस पे अपन बात करेंगे। और ये बैंकों की साख सृजन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। M0 रफली सुन लो, M0 जो होता है, M0 अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि बैंकों की साख सृजन क्षमता जो है बढ़ जाती है। M0 जो है बैंकों की साख सृजन क्षमता को बताता है, मनी मल्टीप्लायर इसको बोला जाता है यार, मुद्रा गुणक, ठीक है। तो अपन इसमें बात करेंगे। इतना सब जानने के बाद मनी के बारे में, ठीक है, अब तक आपने गांधी वाले मनी सुना होगा, ये मुद्रा इकोनॉमिक्स वाले मनी है, ठीक है, मुद्रा। इनको जानने के बाद फिर अपन स्थिति में आएंगे कि 2019 और 21 के जो मेंस में क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने की स्थिति में आएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज ही जाके चेक करो कि 2019 और 21 में क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड। ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। आरबीआई पे अपन बात करेंगे, ठीक है, आरबीआई की संरचना पे अपन बात करेंगे, आरबीआई एक्ट 1934 पे अपन बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आरबीआई पीटी वाला टॉपिक है ये, ठीक है, इस पे अपन बात करेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 समझेंगे, इसकी धारा 3 क्या है, धारा 4 क्या है, धारा 7 क्या है, ठीक है, धारा जो 47 है, 47, उस पर अपन बात करेंगे, जो आरबीआई के लाभ का हस्तांतरण करने को बताता है, ठीक है, आरबीआई के लाभ हस्तांतरण को बताता है, ठीक है, आरबीआई को जो लाभ होता है, ठीक है। 2020 में धारा 7 से सवाल भी था, ठीक है। धारा 22 क्या होती है, जो नोट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो जो जो भी हमारे काम का है ना आरबीआई एक्ट में से, उसको अपन समझ लेंगे, ठीक है। फिर अपन आरबीआई के कार्य समझेंगे कि नोट कहाँ कहाँ छपते हैं भैया, मैसूर, सालबनी, नासिक, देवास, आपने नाम सुना होगा। सिक्के कहाँ छपते हैं, सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं, इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का जो है हमारा संरक्षक होता है, इस पे अपन बात करेंगे। विनिमय दर का विनियमन करता है, सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है, साख नियंत्रण का काम करता है, बैंकों की साख नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके अपनाता है। ये मात्रात्मक में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की आरबीआई के कार्यों में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR मानी कैश रिजर्व रेशो, SLR, ठीक है, इन सबको अपन समझेंगे। लेकिन यार इन सबको ना कोई भी पढ़ा देता है आरबीआई के कार्यों में। एक जो नई चीज है ना अभी, वो पता है नया क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF को अपन समझेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, GSEC को अपन समझेंगे, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे अपन बात करेंगे। नया ट्रेंड है अभी यूपीएससी का, ठीक है, तो इनको अपन बात करेंगे, ठीक है। सबको पता होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है, लेकिन नया जो है ना SDF, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और GSEC का क्रय और विक्रय करके भी आरबीआई तरलता को कम करता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इकोबेर ऐप के द्वारा आपने पढ़ा होगा,
है ना, मेरे को उम्मीद है पक्का पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लोगे, डोंट वरी। तो इतना सब पढ़ेंगे अपन आरबीआई के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है एक सेकेंड, उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बैंकिंग। अरे भैया, ओ भैया, अरे भैया ये तो गायब हो गया, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद जो है आरबीआई तो अपन ने देख लिया ना, बैंकिंग देखेंगे अपन, ठीक है। बैंकिंग जो है स्पेशली पीटी वाला टॉपिक है अपना। तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग का इतिहास क्या है, और 2015 में जो आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया है किनको, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक को, ठीक है। तो ये अपन समझेंगे इनका पूरा कि इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस क्यों दिया है, क्या होता है यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। नाबार्ड पे अपन बात करेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब क्या है, आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई, डीएफआई, ठीक है। डीएफआई पर 2021 में भी क्वेश्चन था पीटी में, ठीक है। और बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है, जो मिशन इंद्रधनुष है वो क्या है, ठीक है। और बैंकों के जो 7 सूत्री सुधार है ना, A to G सुधार, आपने नाम सुना होगा, A to G सुधार क्या है ना। उसमें कुछ एक जो अपॉइंटमेंट, बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, एम्पावरमेंट, गवर्नेंस, ये सब जो है A to G सुधार जो है बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए थे। इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और सरकार बैंकों का विलय क्यों कर रही है, ये इस पे अपन बात करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी क्या है, इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। शैडो बैंकिंग क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है। बैंकिंग लोकपाल, मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैंकिंग लोकपाल की अवधारणा क्या है, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, 2006 वाले अधिनियम में जो संशोधन करके नया अधिनियम लाया गया है ना, उसका कारण क्या था भाई, उसका कारण क्या था वो अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग में अपन इतना सब पढ़ेंगे। उसके बाद एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पीटी और मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनपीए क्या है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमई 1, सॉरी एसएमई 0, है ना। एनपीए में ऐसा नहीं है कि कोई वो 3 स्टेज के बाद आप बोलो हाँ भैया एनपीए हो गया, अरे भैया एनपीए से नहीं होता है। एनपीए के बहुत प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, उसके बाद होता है एनपीए। फिर होता है डाउटफुल एसेट, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर डाउटफुल होता है, फिर उसके बाद जाके लॉस एसेट में जाता है, ठीक है। तो एनपीए का पूरा वो समझेंगे, संरचना समझेंगे, कैसे कितने प्रकार हैं वो समझेंगे। भारत में एनपीए के कारण क्या है भैया, भारत में इतने एनपीए क्यों हो रहे हैं उस पर अपन बात करेंगे, और हो रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, उस पर अपन बात करेंगे। और वर्तमान में सरकार बैड बैंक आपने नाम सुना होगा। वर्तमान में सरकार एनपीए को कम करने के लिए क्या कर रही है, बैड बैंक लेके आई है, ठीक है। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आई है। सरकार और आरबीआई मिलकर के कैसे काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। बेसल मानक क्या है, बेसल मानक को अपना लिया है अभी हमने। बेसल मानक क्या है, बेसल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ठीक है। आरबीआई ने इसको चेंजेस किया है इसमें, बैंकों के उस सिस्टम में बेसल मानक को अपना लिया, ठीक है। ये सब समझेंगे अपन। एनपीए को कम करने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट शशत चल रहा है अभी, बैड बैंक वाली अवधारणा जो लेके आई है सरकार, इस पे अपन बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी क्या है ना, विजय माल्या याद आता है मेरे को आईबीसी पढ़ती, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। और आरबीआई के जो 4 सुधार हैं अभी आईबीसी में क्या किए, इस पे अपन बात करेंगे। तब जाके हमारा एनपीए जो है रिकवर होगा, नहीं रिकवर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर होगा, है ना। आप बोलोगे यार एनपीए रिकवर इतना आसान था क्या। विनिमय दर, ठीक है, विनिमय दर पर अपन बात करेंगे। विनिमय दर क्या है, इसके प्रकार क्या है, स्तर विनिमय दर क्या होता है, नम्य विनिमय दर क्या होता है, प्रबंधित नम्य विनिमय दर क्या होता है। और आज़ादी के बाद से, क्या बोल रहा हूँ मैं, आज़ादी के बाद से 1991 तक, आपको पता है $1 बराबर 1 रुपया था आज़ादी तक, तो है ना, 91 तक नहीं, आज़ादी तक, ठीक है। $1 बराबर 1 रुपया था, क्यों था, क्योंकि 1971 तक रुपया जो है पौंड से जुड़ा हुआ था। अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी जो है ना अपन वहाँ बात करेंगे, अभी केवल याद रखना 71 तक $1 बराबर 1 रुपया था भाई साहब। आज तो 85-86 के ऊपर हो गया होगा, ठीक है। इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और 1992 में जो LERMS सुधार जो हमने किया, LERMS सुधार है नहीं, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी मीडियम वालों के सामने ना बड़े बड़े शब्द आते हैं, बड़ी चुनौती हो जाती है यार क्या बोल दिया ये। अरे यार बहुत सिंपल है, आप बोलोगे ना आज के पहले इकोनॉमिक्स कभी इतनी आसान लगी नहीं होगी, चैलेंज है मेरा, ठीक है। उसके बाद अपन रीर को समझेंगे, RWR, नीर को समझेंगे NWR, ठीक है। पर रीर और नीर को समझने के साथ ही NER और RER क्या है, दोनों में
क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझेंगे, ठीक है। और रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास क्या होता है भैया, अभी मनी पे अपन बात कर रहे थे, तब मैंने बोला था ना, अब जितने में नहीं मिलता मलाई उतने में क्या ठीक है। तो रुपए का अवमूल्यन समझेंगे, मूल्यह्रास समझेंगे, कौन बेहतर है, कोई भी बेहतर नहीं है, पता है, दोनों खराब है, ठीक है। ये आप सोचोगे यार अवमूल्यन मूल्यह्रास दोनों ही सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सही है। बेसिकली दोनों ही खराब होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। और बेसिकली जो अर्थव्यवस्था है आयात आधारित होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आयात आधारित है, निर्यात आधारित नहीं है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए रुपए का अवमूल्यन मूल्यह्रास दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अगर मूल्यह्रास या अवमूल्यन कर देंगे, मूल्यह्रास तो ऑटोमेटिक होता है, अवमूल्यन यानी हमारा बेसिकली दोनों का अर्थ ही है रुपए का डिवैल्यूएशन, ठीक है। और तब भी मान लो 1 रुपया है, उसकी वैल्यू घट गई, अब मुझे बाहर से कुछ मंगाना है, मंगा कैसे पाऊंगा, मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना, तो चुनौती हो जाएगी ना। दोनों ही खराब है ये, ठीक है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कितना बड़ा अभी आजकल चल रहा है, ठीक है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो इन सबको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अपन पीटी और मेंस के अकॉर्डिंग। पीटी का बेसिकली ये टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली ये है तो पीटी का टॉपिक। हम बात करेंगे क्या है, ठीक है, चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है। चालू खाते में 2 मद होते हैं, आपको पता होगा, दृश्य मद, अदृश्य मद, दोनों पे अपन बात करेंगे। चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को जुड़वा घाटा बोला जाता है, पता है। चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, दोनों एक दूसरे से जुड़वा हैं, ठीक है। और भारत का चालू घाटा इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, ठीक है। इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। पूंजी घाटे पे अपन बात करेंगे। विदेशी निवेश क्या है, बीओपी में पढ़ेंगे अपन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। एफडीआई और एफपीआई पे अभी थोड़ी देर पहले जो अपन बात कर रहे थे, हॉट मनी, एफपीआई याद करो, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई क्या है उस पर अपन बात करेंगे। राउंड ट्रिपिंग क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्यों भारत में पैसा ज़्यादातर सिंगापुर और मॉरिशस से ही क्यों आता है भैया, ये भी अपन देखेंगे। एफडीआई के लिए क्या नीति हो हमारी, ठीक है। आज की नीति हमारी एफडीआई को अगर हम लाना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो उसके लिए हमारी नई नीति क्या हो, उसको जो आकर्षित करे वो नीति क्या हो, इसके लिए हमारे लाभ क्या होंगे, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या क्या होंगी, इसको अपन बात करेंगे, ठीक है। और एक समिति है अरविंद मायाराम समिति, ठीक है। अरविंद मायाराम समिति द्वारा एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा को अलग अलग किया गया था, ठीक है। तो क्या कारण है कि अरविंद मायाराम समिति ने एफडीआई और एफपीआई की जो परिभाषा थी उसको अलग अलग किया था। एनआरआई क्या होता है भैया, कनाडा वालों, एनआरआई क्या होता है, यहाँ एनआरआई का जो है अपन खाते देखेंगे, एनआरआई के कौन कौन से खाते होते हैं ना, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण क्या है, ठीक है, और कौन से घटक है जो भारत के विदेशी ऋण में शामिल होते हैं। क्या कारण है कि सरकार विदेशी ऋण जो है मसाला बॉन्ड के रूप में ले रही है। आप बोलोगे मसाला बॉन्ड, ठीक है, मसाला बॉन्ड होता है और ये रुपए में जारी किया जाता है, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो रुपए की जो परिवर्तनीयता क्या होती है ना, रुपए की परिवर्तनीयता अपन समझेंगे इस टॉपिक में। और क्या समझेंगे अपन, रुपए की परिवर्तनीयता के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता है अगर परिवर्तनीयता पे बात कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज़ आपको बताऊं, इसके लिए हमें जो हमारा चालू खाता और पूंजी खाता ना, उसको पूर्ण परिवर्तनीय बनाना पड़ेगा। अब परिवर्तनीयता क्या होती है, रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है, ये जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में अपन बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भुगतान संतुलन हो गया। टैक्सेशन पढ़ेंगे अपन, कर प्रणाली, ठीक है। पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीटी में जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स माने तो गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, ठीक है। तो टैक्स में अपन सबसे पहले ये देखेंगे टैक्स क्या है, कर क्या है, कर के प्रकार, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस पे लगाया उसी से वसूला। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, लगाया किसी पे वसूला किसी से, ठीक है, लगाया किसी पे वसूला किसी से, ठीक है। तो इसके प्रकार में अपन देखेंगे आयकर, निगम कर और पूंजीगत लाभ कर क्या होता है, इन सब पे अपन बात करेंगे। प्रगतिशील और प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। कर की लोचशीलता क्या है, कर की उत्प्लावकता क्या होती है, कर की चोरी क्या होती है, कर अपवंचन क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स जो है अपना जीएसटी, उसमें सुधार क्या हुए हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद जो बनी है, जीएसटी परिषद को संवैधानिक संस्था बनाया गया। बताओ कौन सा आर्टिकल है, पॉलिटी वालों कौन सा आर्टिकल था जीएसटी परिषद वाला, आर्टिकल 279A, कैपिटल ए, ठीक है। इन सब पे अपन बात करेंगे। जीएसटी परिषद के सामने चुनौतियां क्या है,
ठीक है, जीएसटी परिषद पढ़ने के बाद हमें इसके सामने जो चुनौतियां हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, और क्या कारण है कि भैया कर एक है और दर अलग अलग है। जीएसटी में आपने पढ़ा होगा 0, 5, 12, 18, 28, है ना। क्या है ये, जीएसटी की दरें हैं, ये उम्र नहीं बता रहा मैं अपनी। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है कि नहीं, है ना भैया, ऐसा ही कुछ है। जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या है, टैक्सेशन के बारे में जान लिया। ठीक है, पीटी और मेंस में अपन इस पर डेप्थ में बात करेंगे, डोंट वरी, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वित्तीय बाजार पे अपन बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो मार्केट्स होते हैं उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, शेयर बाजार पे बात करेंगे अपन इसमें। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, बीएसई, एनएसई, है ना, नाम सुना होगा आपने। तो बेसिकली शेयर के प्रकार देखेंगे अपन, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। और इस बार का सवाल ना ध्यान रख लो हिंदी मीडियम वालों, बीएसई और एनएसई नहीं होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। इस बार का पीटी का क्वेश्चन होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में सरकार के सुधार क्या हैं, और अभी 2023 जनवरी में सेबी द्वारा जो T+1 प्रणाली लागू की गई है इसमें, ठीक है, उस पर अपन बात करेंगे। और एक चीज़ और आपको बताऊं, T+1 प्रणाली लागू करने वाला भारत ना चीन के बाद दूसरा है। बेसिकली हम चीन के बाद बहुत सारी चीज़ों में दूसरा है, आप भावना पर समझना बस मेरी, है ना, शब्दों में मत जाना। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी के होश उड़ गए, पता ना आपको, शॉर्ट सेलिंग समझेंगे अपन। ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो आरोप लगाया था अडानी समूह ने, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करती है कंपनी जो है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपन स्टॉक मार्केट में, वित्तीय बाजार में पढ़ेंगे। बॉन्ड के प्रकार पे अपन बात करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे मसाला बॉन्ड की बात की थी, क्या होता है, जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, वनीला बॉन्ड क्या है, वनीला आइसक्रीम नहीं, वनीला बॉन्ड क्या है, ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड क्या है, ब्लू बॉन्ड क्या है, ग्रीन, एक सेकेंड ग्रीन बॉन्ड क्या है, ठीक है, जंक बॉन्ड क्या है, म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, बीजेपी वालों अभी यह सबसे ज्यादा विवाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो अभी बहुत विवाद चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का अपन निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। फिर समझेंगे अपन म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, ईटीएफ क्या है, ठीक है, बुल एंड बियर कैसे होता है, हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी आपने, स्कैम वाला बुल बियर। ठीक है, तो वो जो है स्टॉक मार्केट में क्या है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कब सेंसेस चढ़ता है, कब उतरता है, इन सब पे डेप्थ में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो गया आप सब लोग तैयारी वैयारी छोड़ के कौन करेगा यूपीएससी, चलो स्टॉक मार्केट में, है ना, शेयर खरीदेंगे, है ना, हर्षद मेहता बनेंगे, ऐसा मत करना। यहाँ ना अपन एक यूपीएससी की सीमा में रह के ही है ना, पता चले आप जाके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर दो और आपके जो घर वाले मेरे पास आ जाएंगे, कौन मोटिवेट कर रहा है इनको ठीक है, तो उसके बाद जो है अपन कच्चे तेल का अर्थशास्त्र समझेंगे। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कच्चा तेल जो है अर्थव्यवस्थाओं को इधर से उधर कर देता है ना, ये आपको इस टॉपिक में समझ आएगा मैं ऐसी बात क्यों कह रहा था। पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और बेसिकली अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो जाती है कच्चे तेल के उसमें, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आयात आधारित है भाई, आयात, इंपोर्ट करते हैं हम तेल का। ठीक है, भारत में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग कैसे होती है उस पर अपन बात करेंगे, अप स्ट्रीम क्या होती है, मिड स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, उस पर अपन बात करेंगे। और क्या कारण है कि अब सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे ध्यान दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, याद आया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखा होगा आपने करंट अफेयर्स में, यूट्यूब पे आग लग रही है, बिल्कुल बाढ़ आ रही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बॉन्ड की। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बॉन्ड पे अपन बात करेंगे। अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कितना अपन को समझना जरूरी है, लिथियम के भंडार कैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, आपको पता है लिथियम के भंडार अभी मिले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सौर ऊर्जा मिशन, मेरे को याद आ रहा है 500 गीगावाट का हमारा जो है 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, तो उसको अपन बात करेंगे। और 2070 तक, ठीक है, 2070 तक जीरो एमिशन कार्बन का लक्ष्य है हमारा, भूलो मत, जीरो एमिशन कार्बन 2070 तक, तो वो क्या है वो सब अपन देखेंगे। यानी हम अमृतकाल में सप्तऋषि में हरित विकास को कैसे बढ़ावा दें, इस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि हम किसको प्राप्त कर सकें, सतत विकास को भाई, सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बताया था ना मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, तो उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, ओ भाई फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, का देख लिया भैया ये, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी। ठीक है,
फूड सिक्योरिटी पे अपन बात करेंगे, मेंस का टॉपिक है बेसिकली ये, लेकिन पीटी में भी इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी पे अपन बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य में कैसे, ये सतत विकास लक्ष्य से कैसे जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स कितने हैं, 17 हैं, रट लेना आज ही जाके। एसडीजी से कैसे जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या हैं, ठीक है, इसके आयाम देखेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कौन से आयाम दिए हैं, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एफएओ पढ़ेंगे अपन, उसने क्या क्या आयाम दिए हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या होता है और ये भारत के बारे में क्या बताता है, सबसे पहले ये देखेंगे अपन। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट इसमें अपन पढ़ेंगे, जिसने बताया कि भारत में कितनी 56% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। भाई साहब 56% महिलाएं एनीमिया की शिकार है। एनीमिया माने तो खून की कमी। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, जो जिनकी उम्र से कम उनकी हाइट होती है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, जिनकी उम्र से कम उनका वजन होता है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे अपन। एनएफएसए कार्यक्रम अपन पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। एनएफएसए कार्यक्रम मोदी जी जब आए थे, याद है ना आपको, WTO के बाली पैकेज में हमने बड़ी मुश्किल से संभाला था इस मुद्दे को। TFA एग्रीमेंट, सब पे बात करेंगे अपन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, एनएफएसए कार्यक्रम क्या है, एनएफएसए कार्यक्रम में कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विलय कर दिया गया, एनएफएसए को लेकर के WTO में क्या क्या चुनौतियां हैं हमारी, ठीक है। पीस क्लॉज पढ़ा आपने कभी, WTO में एनएफएसए को लेकर चुनौतियां। पीस क्लॉज पे हम बात करेंगे। TFA पे अपन बात करेंगे, जिसका समर्थक अमेरिका था, लाना चाहता था, ठीक है। और WTO में एनएफएसए के सामने चैलेंजेस कौन सी सब्सिडी को लेकर है, अंबर बॉक्स सब्सिडी को लेकर है, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, इन सब पे अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली ये मेंस का टॉपिक है, पीटी में तो इससे